नमस्कार, मैं रविश कुमार। दुनिया में तानाशाही से जुड़ी इतनी खबरें आती हैं कि हम डिक्टेटर न्यूज नाम से एक बुलेटिन बनाने की सोचने लगे। इतनी डेमोक्रेसी तो अभी बची हुई है कि अच्छा खासा डिक्टेटर न्यूज तैयार किया जा सकता है। वैसे भी फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 20% आबादी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रहती है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 के भीतर यह चार्ट मिला। ऐसा नक्शा भूगोल की किताबों में होता है जिसमें मिट्टी के स्तरों के बारे में जानकारी दी जाती है। बैंगनी रंग वाले हिस्से के लोग गुलाम का जीवन जी रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि 2005 में 46% आबादी आजादी का जीवन जी रही थी, जो अब घटकर 20% हो गई है। पीले रंग वाले हिस्से में वो लोग हैं जो आंशिक आजादी में जी रहे हैं। जो 2005 में आंशिक आजादी जीने वाली आबादी मात्र 17% थी, लेकिन 2021 में 41% आबादी आंशिक रूप से आजादी जीने लगी है। इसका मतलब है कि आज की दुनिया तरह तरह की डिक्टेटरशिप के तहत सांस लेने लगी है। यह सही समय है कि एक ग्लोबल मगर उससे पहले लोकल डिक्टेटर न्यूज लॉन्च कर दिया जाए। हमने डिक्टेटर न्यूज के लॉन्च के लिए खास तौर से ये एनिमेशन बनाए हैं। इसमें एंकर और रिपोर्टर केवल तानाशाही की भाषा बोलते हैं, इसलिए दोनों की शक्ल पर हिटलर का चेहरा लगा दिया है। आप जानते हैं कि बिना प्रेस की मदद के तानाशाही नहीं आती है, तो डिक्टेटर न्यूज बिना हिटलर के चेहरे के कैसे बन सकता है। एक और बात, हमने डिक्टेटर न्यूज के लॉन्च समारोह के लिए किसी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया, क्योंकि इसके लिए जिस किसी योग्य व्यक्ति को बुलाता वो बुरा मान जाता। हमने डिक्टेटर न्यूज के हेडलाइन बार यानी दंडिका के किनारे हिटलर की तस्वीर लगाने का फैसला किया। डिक्टेटर न्यूज की डीपी में हिटलर का फोटो ना हो, यह हिटलर का अपमान होगा। तानाशाहों का फोटो भले अलग अलग हो, लेकिन हर कोई उनमें झांककर हिटलर को ही देखता है। डिक्टेटर न्यूज में पहली खबर हिटलर से ही जुड़ी हुई है। हिटलर की आत्मा दुनिया भर में भटक रही है और उसका सामान नीलाम हुआ जा रहा है। यह उसकी घड़ी है जो अमेरिका में नीलाम हुई है। हिटलर जब 44 साल का हुआ तब उसके जन्मदिन पर यह घड़ी भेंट की गई थी। यहूदी नेताओं ने पत्र लिखकर नीलामी रद्द करने की मांग की, लेकिन नीलामी करने वाले ने कहा इसे खरीदने वाला अपने निजी संग्रह का हिस्सा बनाकर रखेगा। इस तरह से इतिहास का हिस्सा बच जाएगा। $10 लाख में यह घड़ी बिकी है। डिक्टेटर न्यूज के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि शुरुआत ही हिटलर के नाम से हो रही है। आज तो ग्रह नक्षत्रों ने बड़ी कृपा बरसा दी है। हिटलर की घड़ी नीलाम हुई है, मगर उसका समय आज तक दुनिया से नीलाम नहीं हो सका। ऐसा कोई धनवान नहीं जो हिटलर के समय को ही खरीद ले और दुनिया को तानाशाही से मुक्त करा दे। बिल गेट्स और इलॉन मस्क से ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। डिक्टेटर न्यूज में दूसरी खबर ट्यूनीशिया से है। ट्यूनीशिया नाम के देश में जहां 2011 में अरब क्रांति हुई, उसकी खूब चर्चा हुई। वहां एक तानाशाह आया है जिसके संविधान संशोधन के समर्थन में 94% वोट मिलने के दावे किए जा रहे हैं। इनका नाम राष्ट्रपति कायस साइद है। नए संविधान के अनुसार अब यही सरकार बनाएंगे, मंत्री चुनेंगे, संसद के अधिकार सीमित होंगे। ये जब चाहते हैं जजों को भी पद से हटा देते हैं। इन्होंने चुनाव आयोग पर भी कब्जा जमा लिया है, राजनीतिक दलों को किनारे लगा दिया है। ट्यूनीशिया में भी जबरदस्त आर्थिक संकट है। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, मगर तानाशाही की मौत चल रही है। डिक्टेटर न्यूज में तीसरी खबर है कि कनाडा के एक प्रोफेसर ने अपने अध्ययन में बताया है कि अमेरिका में 2030 तक तानाशाही आ सकती है। डिक्टेटर न्यूज की चौथी खबर अर्जेंटीना से आने जा रही है। यहां सेना के 19 पूर्व अधिकारियों को जेल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों ने 70 और 80 के दशकों में बड़ा जुल्म किया। इस समय अर्जेंटीना में महंगाई 60% और बेरोजगारी 42% है। लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, सैलरी मिल ही नहीं रही है। गनीमत है कि भारत इससे बचा हुआ है। डिक्टेटर न्यूज की अगली खबर म्यांमार से है। संयुक्त मानवाधिकार आयोग के विशेषज्ञों ने म्यांमार के सैनिक शासन की निंदा की है। कहा है कि इंटरनेट पर अंकुश लगाकर सैनिक शासन डिजिटल डिक्टेटरशिप कायम कर रहा है। यह डिक्टेटरों की दुनिया का नया आइटम सॉन्ग है। कोई भी कुछ लिख देता है तो पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जनता की आवाज जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए इंटरनेट बंद करवा देते हैं। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले कई कार्यकर्ताओं को भी फांसी पर लटका दिया गया है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी लोकतांत्रिक देश में डिक्टेटर न्यूज सुनना कैसा लगता है? यह वैसा ही सवाल है जैसा टीवी का रिपोर्टर दुर्घटना के वक्त भी पूछता है कि आपको कैसा लगता है। इसलिए हम यह सवाल नहीं पूछेंगे।
डिक्टेटर न्यूज में अगली खबर जिम्बाब्वे से है। यहां 80 के दशक में एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था कनान बनाना। इनका काम तो खराब था ही, लेकिन नाम ऐसा था कि जनता इनके खराब कामों पर अपना गुस्सा निकालने के लिए इनके नाम का ही मजाक उड़ाती थी। तो बनाना ने एक कानून पास करवा दिया कि कोई भी बनाना का मजाक नहीं बनाएगा तो बनाना जेल भेज देगा। इस कानून को वहां इंसल्ट लॉ कहते हैं, आज भी लागू है। पूरा नाम इस तरह से, इंसल्टिंग और अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपने राष्ट्रपति का इंसल्ट किया, अपमान किया, तो 1 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून अभी तक वजूद में है, हटाने की भी खबरें छपती रहती हैं। जिम्बाब्वे के मौजूदा राष्ट्रपति मंगाग्वा ने एक पत्रकार को जेल में डाल दिया क्योंकि पत्रकार ने उनके खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। पत्रकार के खिलाफ इंसल्ट लॉ का इस्तेमाल किया गया है। आप गूगल सर्च कीजिए, क्या भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों या मजाक करने वालों को कभी गिरफ्तार किया गया है? सर्च कीजिए, यह काम आप खुद से कीजिए। डिक्टेटर न्यूज की यह खबर इसी साल जून की है। ब्राजील की अदालत में सुनवाई चल रही है कि जर्मनी की कार कंपनी ने ब्राजील में सैनिक तानाशाही के दौर में कारखाना लगाया, जहां पर बंधुआ मजदूरी कराई गई, महिला मजदूरों का बलात्कार किया गया और उन्हें मार दिया गया। फॉक्सवैगन के खिलाफ यह मामला 70 और 80 के दशक के जुल्म का है। फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का 94 साल की उम्र में निधन हो गया, जिन्होंने 1982 में वहां की तानाशाही को उखाड़ फेंका था। उसके बाद फिलीपीन फिर से तानाशाही की चपेट में चला ही गया। बस आज की कई तानाशाहियां और मजबूत नेता थोड़े अलग लगते हैं। वे सीधे सीधे हिंसा का उस तरह से सहारा नहीं लेते जिस तरह से हम हिटलर के दौर को जानते हैं। पूरी तरह से सेंसरशिप भी नहीं लगाते। लोकतंत्र की नौटंकी करते हैं, न्यायपालिका में अपने जजों को भर देते हैं और उनके सहारे अपने हर क्रूर फैसले को कानूनी जामा पहनाते रहते हैं। मीडिया पर कंट्रोल करते हैं ताकि जनता कंट्रोल में रहे, झूठ के दायरे में रहे। इन्हें स्पिन डॉक्टर कहा जाता है। बात घुमा घुमा कर जनता की गर्दन इधर उधर घुमाते रहते हैं। जनता घूमती रहती है और तानाशाह अपनी कुर्सी पर मजे से बैठा रहता है। तानाशाही पर काम करने वाले कई प्रोफेसरों ने अपने रिसर्च से यह नतीजा निकाला है। इसलिए ग्लोबल डिक्टेटर न्यूज में अभी इतना ही रहने देते हैं, वरना मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी यानी भारत की खबरें छूट जाएंगी। दुनिया का हाल अच्छा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा भी हाल अच्छा नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को भी भारत में तानाशाही का रूप कभी कभी नजर आ जाता है। विपक्ष के खेमे में तो उनके विरोधियों को भी उनके भीतर नजर आ जाता है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपने कई भाषणों में परिवारवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। परिवारवाद को तानाशाही से भी बड़ा खतरा बता चुके हैं। विरोधी दल के नेता भी प्रधानमंत्री मोदी पर तानाशाह होने का आरोप लगा देते हैं। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक सभी ने आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी तो लगातार अपने ट्वीट में तानाशाही का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भले लोकतंत्र है, लेकिन आरोपों में तानाशाही का इस्तेमाल कुछ कम नहीं होता। आज ही जया बच्चन ने तानाशाही का जिक्र कर दिया। एक ही पूरे भारतवर्ष में एक ही सरकार होगी, अंग्रेजों से कोई कम थोड़ी है तानाशाही इन लोगों की। अगर परिवारवाद को ही तानाशाही का रूप मान लें, तब यह सवाल उठता है कि इसकी किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए बीजेपी अपने भीतर क्या कर रही है। क्या बीजेपी तय कर पाई है कि परिवारवाद को बिल्कुल जगह नहीं देनी है? मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ, यहां तानाशाही का एक रूप परिवारवाद चुपके नहीं खुलेआम बीजेपी के भीतर सैर करता हुआ दिखाई देता है। हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना। आपके यहाँ भी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। हिमाचल में हमारी एक सीट थी, मुसीबत में पड़ गई, जीती सीट, अब हार गए, लेकिन नहीं दिया हमने, कार्यकर्ता को दिया।
इस वंश बेल के पक्ष में भी बीजेपी के तर्क हैं तो कांग्रेस हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस और कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं क्षेत्रीय जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ाने के चक्कर में उन राज्यों का और देश को दीमक की तरह खाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनौती की तरह लिया है और अपने मूल कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हुए उन्हें टिकट दी है लोकल बॉडीज के चुनाव में, इस बात से बिना घबराए हुए कि परिणाम क्या होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। पहले क्या कहा गया था, यहाँ नड्डा जी जब आए कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ हैं भाजपा के और वो कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, लेकिन टिकट जब दिए गए तो महापौर के मामले में हो या फिर नगरीय निकाय के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, खूब जम के भाजपा का परिवारवाद चला, भाई भतीजावाद चला। टिकट मिले, उनके जीतने पर जश्न मनाया गया। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है और पूरी तरह से परिवारवाद में भाजपा लिप्त है। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुए निकाय चुनाव कई मायनों में अभूतपूर्व रहे। चुनाव आयोग की चुप्पी भी ऐतिहासिक रही। शुक्रवार को भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कई कांग्रेसी नेता जिला पंचायत दफ्तर पर डटे थे। उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन बीजेपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा अंदर जाते रहे। बहस होती रही। कांग्रेस का दावा था कि 10 में से 8 उसके उम्मीदवार जीते, लेकिन कांग्रेस के 8 जिला परिषद सदस्यों में से 4 बिक गए, जिसमें से एक अध्यक्ष बन गया, दूसरा उपाध्यक्ष। झगड़े के बाद कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने गुंडा कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उसका अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी। जो वो कांग्रेस जो कह रही थी कि भोपाल जिला पंचायत में हमारा बहुमत है, वो मुंह के बल गिरी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जीती है। आज मैंने सोनिया जी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं सीहोर के चुने सदस्यों का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गंगा नदी में बैठकर वो सब शपथ ले रहे थे कि जिसको भी मुख्यमंत्री समर्थन करेंगे सभी सदस्य उसी व्यक्ति को वोट देंगे, साथ देंगे। ये माँ गंगा के किनारे सब शपथ लेते हैं। बोलिए गंगा मैया की। मध्य प्रदेश में इस बार निकाय चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पार्षद होटल रिजॉर्ट घूमे, खरीद फरोख्त के आरोप लगे, झूमा झटकी हुई, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रहती है, लेकिन इस बार नेताओं मंत्रियों के रिश्तेदारों को जमकर टिकट बांटे गए। यही होता है कथनी और करनी का फर्क। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब हम लोग डिक्टेटर न्यूज से डेमोक्रेसी न्यूज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि देश के सभी नागरिक 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों की जगह तिरंगा झंडे की तस्वीर लगाएं। इसी तरह की अपील गृहमंत्री ने की थी कि 22 जुलाई से ऐसा शुरू करें, लेकिन उसका खास असर नहीं हुआ। मगर प्रधानमंत्री की अपील के बाद कुछ मंत्रियों ने अपने डिस्प्ले पिक्चर में, डीपी में तिरंगा झंडे की तस्वीर लगा दी है। पिछले 8 वर्षों में इस तरह के जन अभियानों की लंबी सूची बन चुकी है। लोगों को जगाने के नाम पर पहली बार इस तरह का अभियान नहीं आ रहा है। आप याद करेंगे तो पता चलेगा कि आपको कई बार जगाया जा चुका है। आइए आज हम उस पहले अभियान को याद करते हैं जिसमें हम सभी को जगाया गया था। पहले याद करते हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे। याद कीजिए 2 अक्टूबर 2014 का दिन, प्रधानमंत्री दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के बगल स्थित वाल्मीकि मंदिर गए थे। यहां पर झाड़ू लगाकर परिसर की सफाई की और देश भर में स्वच्छता का बिगुल फूंक दिया। उस दिन ऐसा लगा कि देश भर में स्वच्छता को लेकर जागृति आ गई है। अब कूड़ा करकटों की खैर नहीं, यह कहना गलत होगा कि कुछ दिन इसका असर नहीं रहा। बिल्कुल रहा, लेकिन यह मानने के कई ठोस कारण प्रतीत होते हैं कि असर कुछ ही दिनों तक ही रहा। उस साल कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, फिल्म अभिनेता झाड़ू लेकर जगह जगह उतर पड़े और सफाई करने लगे।
विवाद भी हुए कि कहीं से कूड़ा उठाकर झाड़ू लगाने की नकली तस्वीर खींचा ली, तो साफ सुथरी जमीन पर भी झाड़ू लगाने की तस्वीरें आई, उस पर भी दावे हुए। यह सवाल हाल तक उठता रहा कि जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक टनल का उद्घाटन किया और वहां पड़े एक बोतल को उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया, प्रश्नकर्ताओं ने पूछा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जगह से तिनका साफ हो जाता है, यह बोतल कहां से आ गया। इसी तरह चीन के शी जिनपिंग भारत आए तो उनकी यात्रा के बीच प्रधानमंत्री समंदर के किनारे कचरा बिनने लगे। प्रश्नकर्ताओं ने तब भी पूछा कि जहां वे जाने वाले हैं, क्या उनके जाने से पहले इतनी भी सफाई नहीं हुई। मगर संदेश तो संदेश होता है, वो देश के लिए होता है, अभिनय से हो या सक्रिय भूमिका से, जैसे भी हो अच्छा होता है। अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री ने हैशटैग आंदोलन की एक रूपरेखा तय की और 9 लोगों को ट्विटर से आमंत्रित कर दिया कि वे भी इस अभियान में हाथ बटाएं। इन 9 लोगों में कांग्रेस नेता शशि थरूर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, कमल हसन, सलमान खान, अनिल अंबानी, जो बाद में डिफॉल्टर हो गए, दिवालिया हो गए, न जाने कितने बैंकों का पैसा साफ कर गए, लेकिन तब स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को भी इसमें शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री ने अपने 9 ब्रांड एम्बेसडरों में प्रियंका चोपड़ा का भी नाम लिया। पता नहीं वो किस देश में हैं और स्वच्छता का काम कर भी रही हैं या नहीं। इसके बाद तो हर दूसरा अगले 9 लोगों को टैग करने लगा और सफाई के लिए आमंत्रित करने लगा था। जल्दी ही यह अभियान बंद हो गया। 9 से 9 होते हुए देश भर में स्वच्छता के कितने ब्रांड एम्बेसडर बने और उन लोगों ने क्या क्या किया किसी को पता नहीं। इस शहर में अकेला मैं ही याद दिलाने में लगा हुआ हूं। मैं सोशल मीडिया द्वारा भी एक मूवमेंट खड़ी करना चाहता हूं। mygov.in ये मेरी वेबसाइट है। स्पेशली क्लीन इंडिया के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। आप भी हैशटैग क्लीन इंडिया के साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। और आप एक काम कीजिए, जहां गंदगी है वहां की एक फोटो लीजिए और उसके बाद सफाई करें, उस स्वच्छता वाला फोटो निकालिए, चाहे वीडियो निकालिए और इसको ऑनलाइन कीजिए, अपलोड कीजिए और साथ साथ 9 मित्रों को निमंत्रण दीजिए कि मैंने काम किया है, आप भी कीजिए। प्रधानमंत्री का आह्वान एक सीजन के लिए नहीं था, देश को हमेशा साफ करने के लिए था। मगर सांसद से लेकर अभिनेता तक सब धीरे धीरे उस अभियान को भूलते चले गए। कूड़ा करकटों को याद रहा कि जहां हुआ करते थे वहीं रहा जाए। हम केवल अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। इसका हमारे जनमानस पर कितना असर पड़ता है और क्यों बार बार अभियान लॉन्च किए जा रहे हैं। शपथ लेंगे, ये सफाई आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। गनीमत थी कि महीना अक्टूबर का था, गर्मी नहीं थी। दिल्ली के इंडिया गेट पर शहर के 50 स्कूलों के 2500 बच्चे बुलाए गए थे, गुब्बारे फुलाए गए थे। इन स्कूलों में केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे नहीं थे, प्राइवेट स्कूलों के भी बच्चे लाए गए थे। 2014 में देश नया सपना देख रहा था, जाहिर है बच्चों को भी देखना ही था। इस समारोह के लिए फिल्म अभिनेता आमिर खान भी बुलाए गए। बाद में उनका एक बयान क्या आया कि मीडिया से भी भगाए गए। आमिर खान ने भी शपथ ली। वे भी बताएं कि साल में 100 घंटे स्वच्छता के लगाते हैं या नहीं, कहां पर लगाते हैं। यहां पर तो हाथ जोड़े कस्में खाते नजर आ रहे हैं। 2500 छात्रों के शपथ की ध्वनि उस दिन दिल्ली में गूंज रही थी। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बहुत ध्यान से शपथ पत्र का पाठ किया था। इन 2500 छात्रों ने शपथ ली कि गांधी ने देश को आजादी दिलाई, हम भी देश को साफ सुथरा कर भारत माता की सेवा करेंगे। साल में 100 घंटे सफाई का काम करेंगे, हर हफ्ते 2 घंटे। ना तो हम कूड़ा फैलाएंगे ना फैलाने देंगे। उसका क्या हुआ हम बाद में पूछेंगे। यह है कि हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा
न किसी और को करने दूंगा। दिल्ली में 2500 छात्रों ने शपथ ली कि साल में 100 घंटे स्वच्छता के काम लगाएंगे। क्या किसी ने उन्हें ऐसा करते हुए बाद में देखा, या उनमें से कोई बता सकता है कि शपथ का पालन कैसे करते रहे? क्या वे भूल गए? क्यों भूल गए? क्या उन्होंने स्वच्छता की शपथ के बाद कोई झाड़ू भी खरीदी? इन प्रश्नों का भी जवाब वो दे सकते हैं। क्या इस तरह के अभियान वाकई लोगों को प्रेरणा से भर देते हैं, जोश लाते हैं? उनके भीतर जोश आता होगा कि कुछ करना है और समाज बदल जाता है। ऐसे कितने ही अभियान आकर चले गए, लेकिन हम उनके कारणों की पड़ताल तक नहीं करते, उनके असर की जांच तक नहीं करते। इसलिए हम स्वच्छता की कसम खाने वालों से पूछ रहे हैं। अनिल कपूर की फिल्म कसम का गाना नहीं गा रहे। कसम क्या होती है, कसम ये होती है, वो होती है। बेजवाड़ा विल्सन सफाई कर्मचारी आंदोलन के सक्रिय नेता हैं। हमने उनसे पूछा कि झाड़ू उठाकर ब्रांड एम्बेसडर बनाने और कसम खिलाने से देश की सफाई संस्कृति और ढांचे पर क्या असर पड़ा है। मैनुअल स्कैवेंजर्स और सफाई कर्मचारी का उनका नजरों से देखे तो इट इज अटर फ्लॉप। क्यों? तो किसी का भी ये स्वच्छ भारत अभियान का द्वारा किसी का भी पुनर्वास नहीं मिला, कोई भी ये काम से बाहर भी नहीं आया। अनदर वन एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल कहना चाहिए तो डायलेटेंस अभी भी देश का अंदर 2022 पे है। स्वच्छ भारत सक्सेस कैसे हम कह सकते? सीवेज माउथ होते हैं। अभी स्वच्छ भारत के बाद 5 साल अभी नया 530 लोग 32 लोग अभी तक मौत हो गया। अगर स्वच्छ भारत सक्सेस हो जाए तो ये मौत होना क्या जरूरत पड़ते हैं? केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 2017 से लेकर अभी तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दुर्घटना में 347 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 3 वर्षों में 188 लोगों की जानें गई। सरकार दावा करती है कि हाथ से मैला साफ करने वालों में से किसी की मौत नहीं हुई है पिछले 3 साल में। 2016 से भारत में हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जारी होती है। इस सर्वेक्षण में लगातार 5 साल से इंदौर ही पहले स्थान पर आ रहा है। क्या दूसरे किसी शहर ने इंदौर के जैसी तरक्की नहीं की? 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान। देश भर के स्कूलों में 2014 के वर्ष में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इसके हजारों वीडियो YouTube में मिलेंगे, लेकिन कितने छात्रों ने अपनी कसम पर अमल की, हम नहीं जानते। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण में बनारस का स्थान 48 शहरों में 30वां है। यह 2021 की रैंकिंग। इसका मतलब है बनारस में ही स्वच्छता ने कोई मानक नहीं बनाया। यूपी के शहरों में ही बनारस की रैंकिंग नीचे की तरफ है। बिहार की राजधानी पटना स्वच्छता के मामले में 44वें स्थान पर। कई साल से पटना का इसी तरह का प्रदर्शन है। यह बता रहा है कि जागरूकता अभियान पर जिस तरह जरूरत से ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जागरूकता उस मात्रा में पनप नहीं रही है, वरना पटना और बनारस नंबर 1 तो हो ही जाता। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने विजयवाड़ा में कहा है कि खादी ग्रामोद्योग तिरंगा की मांग पूरी नहीं कर सकता। इसलिए अनुमति दी गई है कि पॉलिएस्टर का बना तिरंगा झंडा आयात किया जाए। यह किस देश में बन रहा है? खादी और कुटीर उद्योगों को भी ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन करोड़ों की झंडे की मांग इनसे पूरी नहीं हो सकती। आज के द हिंदू में जी कृष्णा रेड्डी का बयान छपा है। घर घर तिरंगा अभियान का एक मकसद है आजादी की लड़ाई में शामिल सभी के योगदानों को याद करना। किसी अभियान के सभी पहलुओं के बारे में जाने बगैर एक सिरे से फैसला देना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सतर्क हूं। हम बस सवाल के तौर पर अपनी बात रखना चाहते हैं। अमृत महोत्सव के सरकारी कार्यक्रमों में किस किस को याद किया गया और किसे नहीं, इसका जवाब समग्र अध्ययन से ही दिया जा सकता है। हिंदी अखबारों में पिछले 1 साल में आजादी के आंदोलन को लेकर जो खबरें छपी हैं, उसके आधार पर यह सवाल उठा रहा हूं जो मैंने देखी हैं, जिसका सरकार के अभियान से कोई संबंध नहीं। मैंने देखा कि 2 हिंदी अखबारों में लगातार आजादी के नायकों को याद किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन अखबारों में भुला दिए गए क्रांतिकारियों को याद करने के नाम पर खास लोगों को भुलाया भी जा रहा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई तरह के नायक थे, मगर केंद्र में गांधी और गांधीवादी आंदोलन ही था।
क्या जानबूझकर गांधी और उनके आंदोलन के नायकों को भुलाया गया या उन्हें कम जगह दी गई? हमारा आग्रह यह नहीं कि केवल गांधी और गांधीवादी आंदोलन के नायक ही याद किए जाएं। हमारा जोर उन्हें कम दिखाने की नीयत को उजागर करने पर है, जबकि प्रधानमंत्री हमेशा ही गांधी को केंद्रीय शक्ति के रूप में याद करते हैं, उनके नारे लगाते हैं। और ये शपथ सिर्फ बोलना नहीं है, शपथ लेना है। शपथ लेंगे ना? आप शपथ लेंगे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। 80 और 90 के दशक में इतिहास लेखन में भी राष्ट्रवादी नजरिए को चुनौती दी गई, इस आग्रह के साथ कि इतिहास केवल नायकों का नहीं होता, कुछ संगठनों का नहीं होता, जनता का भी होता है और सबाल्टर्न इतिहास का जन्म होता है। दीपेश चक्रवर्ती, सुमित सरकार, शैल मायाराम, रणजीत गुहा, ज्ञान पांडे, शाहिद अमीन जैसे इतिहासकारों ने पहल की। यह इतिहास लेखन में वैचारिक टकराव का एक दौर भी था, लेकिन राजनीति वैसा नहीं कर रही है। वह एक तरह के नायकों को भुलाकर दूसरी तरह के नायक खड़े कर रही है। इतिहास में किसी को भुला देना, किसी को याद करना इतनी सरल प्रक्रियाएं नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह प्रक्रिया राजनीति से होकर ना गुजरे। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वही बात इतिहासकार 30-40 साल से कहते आ रहे हैं, बल्कि लिख रहे हैं। ये वही इतिहासकार है जिनका नाम सुनते ही खास राजनीतिक धारा के लोग भड़क जाते हैं। आजादी का संग्राम केवल कुछ वर्षों का, कुछ इलाकों का या कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ नहीं है। ये इतिहास भारत के कोने कोने और कण कण के त्याग, तप और बलिदानों का इतिहास है। इतिहास के इस गौरव गान में स्मृति और विस्मृति का खेल है। इनमें से ज्यादातर नायक पहले भी याद किए जा चुके हैं। किसी पुस्तकालय में आप घुस जाइए या पिछले 75 वर्षों के दौरान 15 अगस्त या 26 जनवरी पर निकलने वाले पत्रिकाओं के विशेषांकों को पलटकर देखिए तो बात साफ हो जाएगी। कोई नया शोध ये नहीं कर रहे हैं, ना ही नया नजरिया पेश कर रहे हैं। बस मुहर नहीं है जो तथाकथित रूप से भुला दिए गए नायकों को याद करने के बहाने हथियार लेने और अपने राष्ट्रवादी बायोडेटा को भरने की चतुर कोशिश से ज्यादा नहीं लगती। आप लाइब्रेरी में जाकर पुरानी पत्रिकाओं और अखबारों के विशेषांकों को देखिए कि क्या उनमें केवल गांधी और पटेल को ही याद किया गया है। आजकल तो लोग अपना पासवर्ड याद नहीं रखते। इतिहास भुला देने का आरोप अक्सर वही लगाते हैं जो कभी इतिहास की 2 किताबें नहीं पढ़ते। केवल बंटवारे पर ही सैकड़ों किताबें और लेख हैं। इसके बाद भी बंटवारे का इतिहास लेखन आज तक पूरा नहीं हो सका और न ही इसे अंतिम रूप से समझ लेने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहीं से कोई नेता आ जाता है और भुला देने का भाषण शुरू कर देता है, उसके बाद खुद ही भूल जाता है। सार्वजनिक जीवन में डाक टिकट जारी करने, जयंती मनाने और मूर्तियां लगाने की अपनी भूमिका है, यह जारी रहनी चाहिए। मगर याद करने का यही श्रेष्ठ और अंतिम तरीका है, इस पर बहस होनी चाहिए। देखना चाहिए कि इतिहास के विभागों में कितने प्रोफेसर हैं, रिसर्च का बजट क्या है और लोग क्यों इंजीनियर और मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, इतिहास की नहीं। बाद में वही इंजीनियर एक दिन न्यूयॉर्क से बेंगलुरु आता है और कहता है इतिहास में हमें यह सब पढ़ाया नहीं गया। यह नहीं कहता कि उसने इतिहास पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। हम बात कर रहे हैं आने वाले 15 दिनों तक घर घर तिरंगा अभियान चलने वाला है। इस दौरान जो भी जागृति आए, स्वच्छता अभियान की तरह ना आए कि लोग शपथ लेने के बाद भी भूल जाएं। सेल्फी खिंचाइए, वीडियो अपलोड कीजिए और भूल जाइए, ऐसा मत होने दीजिए। कोरोना के समय भी यही हुआ। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर लोग थाली लेकर बालकनी में आ गए। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी घटना हो चुकी थी, लोग खुद से कोरोना योद्धाओं के समर्थन में थाली या ताली बजा चुके थे। मगर भारत में यह काम प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद हुआ। उन्होंने बाकायदा समय का ऐलान किया और लोगों ने भी उस समय पर थाली और ताली बजाई, दीप भी जलाए। यह उनकी लोकप्रियता का पैमाना माना गया। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद कोरोना योद्धा यानी डॉक्टर और नर्स सड़क पर उतरने लगे। वे अपने भत्तों को लेकर आंदोलन करने लगे। किसी को बीमा नहीं मिला तो किसी को अतिरिक्त भत्ता नहीं, किसी को 3-3 महीने तक वेतन नहीं।
कई जगहों से स्वास्थ्य कर्मी निकाल भी दिए गए। वे याद दिलाते रह गए कि कुछ दिन पहले ही उनके सम्मान में आसमान से अस्पतालों पर फूल बरसाए गए थे। सेना के बैंड को कहा गया कि अस्पताल के बाहर बैंड बजाकर स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाइए, जबकि अस्पतालों के बाहर शोर करना मना होता है। जनता ने यह सवाल भी नहीं पूछा। हमारा सवाल इतना है कि स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो किया जा सकता है वो करना चाहिए, लेकिन क्या यह मनोबल केवल थाली और ताली बजाने से बढ़ता है, या इसकी जगह पर एक निश्चित और नियमित व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। यहां तक कि कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों की संख्या और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की संख्या में ही अंतर है। आईएमए का कहना है कि कोरोना से 1000 से अधिक डॉक्टरों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ा इससे काफी कम का बताया जाता है। Honorable Prime Minister voluntarily announced the Pradhan Mantri Kalyan Yojana, the insurance scheme of 50 lakh to the people who have sacrificed their life for the cause of the COVID. And we were expecting a lot that entire people community, the doctors who have sacrificed their life will get the insurance coverage. But unfortunately, then what we learned is only in 1/3 of the doctors even not able to get this fund for the various bottlenecks as it is being issued through the insurance sector. And we appeal to the honorable government to verify these deaths and suo motu and give the solatium to them and declare these people who have served the country as a COVID martyrs so that this family will get an adequate benefit. आजादी का अमृत महोत्सव, भले इसकी रिपोर्टिंग कम हुई मगर जगह जगह पर इसके तहत कार्यक्रम मनाए गए। आज भी संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक स्लोगन प्रतियोगिता का ऐलान किया है, जिसमें आप भाग लेकर 30,000 रुपए तक जीत सकते हैं। देरी मत कीजिए, आप स्लोगन लिखकर #तिरंगा स्लोगन जरूर जोड़ें, ट्विटर पर लिखें। यह भी लिखा है कि स्लोगन हिंदी या अंग्रेजी में हो, कम से कम 3 मित्रों को टैग करें। स्वच्छता के समय 9 लोगों को टैग करने के लिए कहा गया था, इस बार काम आसान कर दिया गया है। एक और प्रतियोगिता है स्नैप अ सेल्फी विद तिरंगा और 1 लाख तक का इनाम जीतें। जल्दी करें, यह प्रतियोगिता 4 अगस्त को बंद हो जाएगी। इंस्टा और ट्विटर पर सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी लेते समय अपनी जिंदगी की भी परवाह करें, किसी खतरनाक जगह से तस्वीर ना लें। स्लोगन प्रतियोगिता, सेल्फी विद तिरंगा, इन्हें व्यर्थ कहना व्यर्थ है। माहौल तो बनता ही है और इनका अच्छा असर होता है। अब उस माहौल में कैसी राजनीति होती है देखने की बात होगी। पर सवाल है कि आजादी के अमृत महोत्सव के लिए जिन लक्ष्यों को तय किया गया था उनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। इस साल के लिए बीजेपी ने 75 लक्ष्य तय किए थे 2019 के घोषणा पत्र में। उनके पूरे होने का साल तो यही है, तो उसे लेकर घर घर अभियान क्यों नहीं हो रहा। उन्हें कितना हासिल किया गया, कितना बाकी है, उसे लेकर स्लोगन प्रतियोगिता क्यों नहीं हो सकती। 2019 से पहले 2017 में प्रधानमंत्री ने एक संकल्प पत्र जारी किया। उसमें 75 संकल्प नहीं थे, केवल 6 थे। 2022 तक भारत को गरीबी से मुक्त कराना था, धूल और गंदगी से मुक्त कराना था, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त कराना था, जातिवाद से मुक्त कराना था, सांप्रदायिकता से मुक्त कराना था। इन सब से मुक्ति के बाद एक नया भारत बनाना था। क्या हम नहीं जानते कि 2022 में सांप्रदायिकता किस चरम पर है, गंदगी और भ्रष्टाचार का आलम क्या है। पैसे से विधायक खरीदे जा रहे हैं तो विधायकों के यहां से पैसे का अंबार निकल रहा है। यह तो केवल 6 संकल्पों का हाल है। क्या हम सांप्रदायिकता को मिटा पाए? यह तो और बढ़ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं संकल्पों से पीछा छुड़ाने के लिए घर घर तिरंगा अभियान लाया जा रहा है, ताकि उन पर बात ही ना हो और देश को एक नए अभियान में लगा दिया जाए। ऐसा अभियान जिसका कोई विरोध ना कर पाए और गलत ना कहे। 2015 के बजट में ही तत्कालीन वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया था कि 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तब उन संकल्पों की बात क्यों नहीं हो रही है जो 2022 के लिए तय किए गए थे। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत पर्व मनाने वाला है। थे भारत को महान बनाने के, और इसके लिए आजादी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। जवानी जेल में खपा दी थी, अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके। 2 फरवरी के प्राइम टाइम में हमने ये सब दिखाया था और संकल्प से सिद्धि और अमृत महोत्सव के लक्ष्य की बात बताई थी, ताकि सबको याद आ जाए। फरवरी से जुलाई बीत गई, अगस्त आ गया।
2022 आने के पहले तक शोर होता था कि नया इंडिया बनेगा, अब जोर है कि घर घर तिरंगा फहराना है। नया इंडिया कहां चला गया? हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। नया अभियान आ गया है। इतिहास भुला देने वाला अपना वर्तमान ही भूलता जा रहा है। इतने सारे अभियानों का क्या नतीजा निकल रहा है? इन पर खर्च होने वाले पैसे का क्या नतीजा निकल रहा है? कितना पैसा खर्च हुआ, इसका मूल्यांकन करने का वक्त ही नहीं मिल रहा। नया अभियान आ जाता है, आप ब्रेक ले लीजिए। गनीमत है कि प्राइम टाइम में ब्रेक आ जाता है। आज लोकसभा में महंगाई को लेकर बहस हुई, मगर हंगामा हो गया शिवसेना के नेता संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर। आरोप लगा कि ईडी ने एक बार फिर से विपक्ष के नेताओं को ही डराना धमकाना शुरू कर दिया है। Globally, when the situation is really like this and every agency after agency is assessing the situation by country and repeatedly in their assessment, India has remained the highest. I think this House, irrespective of the party differences, will have to feel proud for this country and its people. जब देश का प्रधानमंत्री जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको जब खाना देता है तो उसकी दुआई लेके जाता है और फिर हिसाब नहीं मांगता। तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे। क्या इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया है। मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि देश की माएं आपसे सवाल कर रही हैं कि आपने उनके मासूम बच्चों को दूध और अंडे से क्यों महरूम करके रख दिया। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर जो 2015 में कीमतें थी वो डबल हो गई, आज वो कीमतों को सिलेंडर को रिफिल नहीं करा सक रही है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 MP बैठे, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा आज गरीब मायूस है सरकार से। यदि हमारे यहां गरीब जो है दो पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? 2 वक्त की जो रोटी उनको मिल रही है नहीं देना चाहिए? कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं। मैं कहती हूं कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि LPG सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार LPG सिलेंडर का दाम बढ़ा। From 2014 to 2022, 27 lakh, as Mr. Manish Tiwari said, 27,27,000 crores has been generated by way of oil revenues. Mr. Dubey, you will be astonished to learn that both interest and principal taken together between 2014 and 2022 that has been repaid by way of oil bonds is only 93,600 crores. आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।